A very deep and hearty welcome to you once again in my channel Giza Education. I am Sandeep Sharma in front of you. And today students, दोस्तों आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर लहजे से। कॉम्पिटिटिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और बोर्ड के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो वेदर यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ नॉट। अगर अभी तक नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ज़रूर मुझे बताएं अगर कोई कमियां आपको समझ में आ रही हों और जो कुछ आप पूछना चाहते हो मुझसे वो ज़रूर पूछें। ये एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी होगा कि अगर आप एकदम फ्रेश और जो भी क्वेरीज़ आपके अंदर आती हैं वो आप क्लियर आउट करें विदाउट दी हेजिटेशन, और दूसरों को भी बताएं जो ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत सी टॉपिक समझ में नहीं आती, बहुत सी जगहों पे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते हुए अगर उन्हें कोई मदद हो जाती है, कोई हेल्प हो जाती है आपकी साइड से, अगर आप इन्फॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए और आपके लिए भी, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ने वाले हैं, है ना। यानी कि मैं अब समझाने पहले मैं लिख देता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस या सरफेसेस, जो भी आप लिखना चाहें। इसका मतलब क्या है आप ये समझिए इस चीज़ को। देखिए ऐसा है कि मान लेते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम आप जा रहे हैं। अब तक क्या था कि एक मीडियम दूसरे मीडियम जाने पे आपको प्लेन इंटरफेस मिलता था, है ना। अभी तक आप देख रहे थे लाइट आ रही थी, किसी मीडियम पड़ती थी, इसके बाद वाटर होता था, ग्लास होता था, या वाटर से ग्लास में जा रही होती थी, ग्लास से वाटर में जा रही होती थी, वाया सारी चीज़ें हुआ करती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेन चीज़ ये है कि लाइट जिस मीडियम दूसरे मीडियम में जा रही होती थी तो जो बाउंड्री वो क्रॉस करती थी वो प्लेन बाउंड्री होती थी। अब वो बाउंड्री प्लेन ना होकर कोई थोड़ा स्फेरिकल होगा, कोई कर्वी होगी, या तो वो कॉन्वेक्स जैसी होगी या कॉन्केव जैसी होगी। अगर ऐसा होता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा होता है तो यानी कि आती हुई लाइट को अगर कोई सरफेस मिलती है, इफ़ द कमिंग लाइट गेट्स अ सरफेस एंड इट इज़ अ कर्वी वन, whether it is a concave, whether it is a convex, in both the cases we see it doesn't matter whether light is incident from the rarer medium to the denser medium और from the denser to the rarer। लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे और फिर उसको अप्लाई करके क्वेश्चंस के रूप में देख लेंगे कि हाउ मच केपेबल वी हैव गॉन ऑफ विथ। ओके, सो इट्स वेरी इजी, सो जस्ट स्टार्ट। सो मैं इसको मिटाता हूँ और सबसे पहले मैं एक डेरिवेशन आपको दिखाता हूँ कि एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाने पर क्या होता होगा। जरा आप गौर कीजिए, इसको ध्यान से देखिए। मैं एक काम कर रहा हूँ इस प्रकार की, मान लेते हैं मेरे पास कोई ग्लास स्लैब है। क्या है भाई? ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब में हमने एक साइड इसको ऐसे काट दिया है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने काट दिया है। तो ग्लास स्लैब का ये पूरा ये ग्लास है ना। क्या है ये? ग्लास स्लैब है। मैं इसको ग्लास लिख दे रहा हूँ, ग्लास। और मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको आप μ2 लिखना चाहें या n2 लिखना चाहें, जो लिखना चाहें वो लिखिए। मान लेते हैं μ2 है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे, ठीक है। देखिए ये इसका पोल होगा, कर्वेचर है इस तरीके का, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी स्फीयर का ही हिस्सा होगा, है ना। तो मान लेते हैं अगर स्फीयर का हिस्सा होगा तो जो स्फीयर का सेंटर होगा वही इस कर्वेचर का भी सेंटर होगा। मिटा देते हैं तो समझाने के लिए बताया था यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। ये आपका पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लेते हैं यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है और पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है ओ पर। यहाँ से अब क्या करते हैं हम लोग, इससे हमें पता है इसकी इमेज मुझे देखनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज़ kept at a distance. Suppose this distance is u, which is kept at a distance u from the pole. Okay, so we have to see that where the image of this particular object is getting formed. Let's see what's happening actually. So as we know very well that what we are doing for making an image, we are just throwing out two rays from an object and we are finding the intersection of those two rays आफ्टर द रिफ्रैक्शन। ओके, यहाँ भी वही होगा, हम यहाँ से दो रे फेंकेंगे। अब वो इंटरसेक्शन एक्चुअल में हो रहा हो तो रियल इमेज बनेगी, एक्चुअल में ना हो रहा हो, बैकवर्ड प्रोड्यूस करके हो रहा हो, भाई रिफ्रैक्शन के बाद उन दोनों रे को हम लोग देखेंगे हमें ऑब्जेक्ट से। तो एक रे हमने सीधे
ऐसे ड्रॉप कर दी, तो ये सीधी वाली रे तो भाई सीधी ही चली गई होगी, ये तो आपको पता ही है, तो आपको आइडिया है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे पड़ रही है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है ना वो सब पूरी नॉर्मल होती है, वो सब चीज़ नॉर्मल कही जाती है। तो ये रे आपकी चली गई। दूसरी रे आपने क्या की, यू हैव थ्रोन एट सम पर्टिकुलर एंगल, मान लेते हैं कोई एंगल पे आपने अल्फा एंगल बनाते हुए आपने इसको फेंका, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इस पॉइंट पर मुझे रिफ्रैक्शन बनाना, देखो सब कुछ ज्योमेट्रिकल है, एवरीथिंग इज ज्योमेट्री, ओके। जस्ट ट्राई टू मेक आउट द फिगर एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स पॉसिबल, ओके। मेक आउट द फिगर, ड्रॉ द फिगर बाय योरसेल्फ, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट that always draw a figure while solving a problem. It will give you a better idea, because it's the name of this particular section is optics, which is not individual, actually it is geometrical optics. You have to make a lot of geometry to really understand the concept. बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो इस पॉइंट पे अब नॉर्मल खींचना है, तो नॉर्मल यार खींचोगे कर्व पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, ये तो पता है ना, पूरे कर्व पे कहीं पे भी नॉर्मल खींचो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ ऐसे नॉर्मल खींच देते हैं, ये बन गया नॉर्मल, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपका। अब जैसा आप जानते हैं ये μ2 मीडियम है, ये μ1 मीडियम है, मान लेते हैं एयर है, अभी तो एयर है उसकी बात समझा देंगे। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर अब लाइट इस मीडियम में जाएगी, तो ये डेंसर मीडियम में रेयर से आ रही है, तो ये आपको पता है नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ये नॉर्मल है, तो ये रास्ते से ये थोड़ा नीचे बेंड करेगी, तो मान लेते हैं थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड करती है और अल्टीमेटली ये ऐसे जाती है और यहाँ जाके कहीं पर मीट कर जाती है। तो आप देखिए एक रे आपने ये फेंकी थी और एक रे आपने ये फेंकी थी, तो ये रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पहुँची, ये दोनों एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ आपकी रियल इमेज बनेगी। वाई एम आई सेइंग रियल? वाई? बिकॉज एक्चुअल इंटरसेक्शन इज गेटिंग प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। अब आप जल्दी से काम कीजिए, जल्दी जल्दी। जो ऑब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट से आती हुई इंसिडेंट रे एंगल बना रही है वो है अल्फा है। मान लेते हैं जो इमेज बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से उस एंगल को बीटा कह देते हैं, और जो आपका रेडियस, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन पास होती हुई बना रही है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, गामा, ठीक है। लेंथ की बात करते हैं अगर, तो पोल से काउंट करते हैं, इतनी लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, तो क्यों ना उसको नाम आर दे दिया जाए, ठीक है। और इमेज की डिस्टेंस ये वाली है, तो इमेज की डिस्टेंस दे देते हैं भाई, ये इमेज की डिस्टेंस हो गई आपकी, ठीक है, इसको वी कह दीजिए। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं आगे आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। देखो ये आती हुई रे जो एंगल बना रही थी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और ये रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको आर से डिनोट कर दिया, ये आई हो गया आपका। अब एक एक करके देखते चलिए आपको क्या करना है। देखिए ये आप जानते हैं, अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आप लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या आप साइन तो इसको डायरेक्टली लिखिए μ2, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट μ2 दिया हुआ है और जो मीडियम से आ रही है वो μ1 दिया हुआ है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला पता है। अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ इसको गौर से देखिए। एक बात बताइए आप, हम जरा ये ऊपर वाला चीज़ मिटा दे रहे हैं ताकि हमें जगह थोड़ी और ज़्यादा मिल जाए अपनी बात कहने के लिए। देखो यार ऐसा है, मान लेते ये कोई एंगल है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल बहुत छोटा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा मैथमेटिकल बात बता रहा हूँ मैं, अभी तो मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया। मान लेते हैं ये एंगल बहुत छोटा है, तो अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो आप समझ सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर, वो आपके हाइपोटेन्यूज, या देखिए जब ये छोटा एंगल होता है तो ये लेंथ हाइपोटेन्यूज और ये लेंथ जब वो बराबर होती है, चाहे बेस कह लो चाहे ये कह लो, है ना। तो याद रखिए साइन थीटा यहाँ पर इतना छोटा है कि साइन थीटा को आप थीटा ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा। तो चूंकि ये चीज़ बहुत छोटी है, ये चीज़, तो ये अल्टीमेटली बहुत छोटा जीरो के करीब ही हो गया एक प्रकार से आप देखा जाए। तो यहाँ पे याद रखिएगा साइन थीटा और टैन थीटा को हम लोग थीटा लिख लेते हैं कब? जब थीटा बहुत छोटा हो, व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। याद रखिएगा थीटा बहुत छोटा हो। कारण क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए, अब मैं मैथमेटिकल नहीं जाऊँगा। साइन थीटा अपने पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। तो 0 से 90 तक जितना छोटा थीटा की वैल्यू होगी उतना ही छोटा साइन थीटा भी होगा।
तो अगर साइन थीटा छोटा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो लगभग थीटा के करीब, वो एंगल के बराबर ही वो आपका रेशियो भी आ जाता है। आप करके देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन कॉस थीटा छोटा होने पे, क्योंकि कॉस थीटा छोटा होने पे ही बड़ा होता है, ठीक है। अब मैं उस पर नहीं जाऊँगा। चलिए आप ये जान रखिए कि साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा को, ऐसा वो करेगा इस यहाँ पे, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ। तो साइन थीटा को थीटा बोल देगा, टैन थीटा को थीटा बोल देगा। तो साइन आई, यहाँ की आई और आर बहुत छोटे छोटे हैं, आपको तो बड़ा बना के दिखाया गया है, लेकिन आई और आर वास्तव में बहुत छोटे हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, सिंस आई इज वेरी स्मॉल, आई एंड आर दोनों को लिख लीजिए, आई आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई, ऐसे करके अप्रॉक्सीमेटली दिखा सकते हैं, और साइन आर को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा कि आई अपॉन आर हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आई म्यू वन, ठीक है, इज इक्वल टू आर म्यू टू। ये बात समझ में आई आपको? इतनी बात क्लियर हुई? तो इतनी बात क्लियर हुई है तो फिर से मैं थोड़ी जगह चाहता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मिटा के मैं जो आगे लिखने वाला हूँ उसको गौर से देखो यार, ध्यान से जल्दी से देखो। एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, इस लेंथ को हम लोग h लिख देते हैं, ठीक है। और अब देखो मैं क्या कहने वाला हूँ, इस पॉइंट को भी मान लेते हैं, नाम दे दो, ये अगर पोल पी है, ये पॉइंट है, मैं, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ याद देख लीजिए, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है Q, ठीक है। तो अब आप जो मैं कह रहा हूँ, ट्रायंगल OQM देखो, ट्रायंगल OQM, तो OQM देखोगे तो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आप उसे लिख सकते हैं h अपॉन बेस। तो बेस इतनी है। अब एक्चुअली ये लेंथ और ये लेंथ लगभग सेम है, क्योंकि ये जो कर्व का ये जो कर्व बहुत पतला है ना, इस वजह से ये डिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल है। तो इतनी लेंथ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों लगभग सेम होंगी। तो इतनी लेंथ की बजाय हम ये वाली लेंथ लिख देंगे, और ये वाली लेंथ हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट की लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ आप लिख लीजिए u, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। एक बात और, जो भी लिखना है वो साइन के साथ लिखना है। h ऊपर नापा जा रहा है तो इट विल बी पॉजिटिव, और ये लेंथ लेफ्ट नापी जा रही है तो नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, लेफ्ट नेगेटिव। याद रखिए, ये तो आपको साइन कन्वेंशन याद है ना, कि इधर ऊपर जो है हम लोग पॉजिटिव नापते हैं, नीचे जो नेगेटिव, लेफ्ट जो हम लोग नेगेटिव नापते हैं, इधर हम लोग पॉजिटिव। ये हिस्सा पॉजिटिव होता है, ये हिस्सा नेगेटिव होता है। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू h अपॉन माइनस यू लिख लो। चूँकि अल्फ़ा बहुत छोटा है तो tan अल्फ़ा लिखा जा सकता है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू h अपॉन माइनस यू। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से मैं अलग अलग और ट्रायंगल देखूँगा, यानी कि QMC देखूँगा और QMI देखूँगा। तो इन दोनों में हम एक जगह tan गामा ले लेंगे, tan बीटा लिख लेंगे। तो tan गामा और tan बीटा को पहले आप tan गामा tan बीटा लिखिए, और उसके बाद उसके हिसाब से आगे चीज़ लिख दीजिए। यानी कि इन ट्रायंगल अगर QMC देखते हो, QMC, तो ट्रायंगल QMC में tan गामा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन MC, या h अपॉन ये लेंथ और ये लेंथ लगभग सेम होगी, क्योंकि ये लेंथ तो बहुत छोटी है, इसकी जगह यही ले लेते हैं, तो h अपॉन r। ये भी पॉजिटिव है, और राइट में जो नापते हो वो तो पॉजिटिव होता ही है। tan गामा को हम लोग फिर गामा लिख लेंगे, है ना, ये याद रखो, ठीक है। इसी प्रकार से इन ट्रायंगल QMI देख लो, तो QMI ये वाले में देखो, तो tan बीटा को आप लिख सकते हैं h ओवर ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ आपकी लगभग कितनी है? इमेज की डिस्टेंस है, तो इसको v लिख लेंगे। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रहने दो, tan बीटा को बीटा लिख लो, चूँकि बीटा बहुत छोटा है। देखो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये डेरिवेशंस भी बहुत आया करते हैं, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? जल्दी से फिर आगे बढ़े। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो बढ़ रहे हैं वो देखिए, क्या हम थोड़ा सा इतना पार्ट हटा दे रहे हैं, क्योंकि आई होप ये सब बातें आपने लिख ली होगी। फिर मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, आप यहाँ तक चाहें तो नोट कर लिए 2 मिनट के लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं मिटाने वाला हूँ। समथिंग आई एम गोइंग टू रब डाउन फ्रॉम हियर, ओके, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग टू मच स्पेस अवेलेबल फॉर मी टू राइट एनीथिंग फॉर द, ओके। सो शैल आई राइट दिस? जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन वट एवर यू वॉन्ट टू, सो दैट आई मे एबल टू रन दिस, ओके। तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ, इतनी चीज़ मिटा दे रहा हूँ मैं, इतनी चीज़, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दो। अगर ट्रायंगल, ध्यान से देखना, अगर ट्रायंगल
ओ आई देखें, क्यू ओ आई ये वाले ट्रायंगल में, सॉरी ट्रायंगल क्यू ओ सी ये वाला ट्रायंगल देखें तो ये नहीं नज़र आ रहा है कि आई जो है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द अपोजिट रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यानी ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। ये तो बहुत पहले की थ्योरी है, ये सब तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल क्यू ओ सी में देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। आई को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। और इसी प्रकार से इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, अब कौन सा देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये तो इसमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी कि मैं क्यू सी आई देख रहा हूँ, क्यू सी आई, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा गामा। तो गामा को लिख सकते हैं हम लोग अल्फ़ा और बीटा के बराबर होगा। ये थ्योरी तो समझते हो ना, इक्वल टू आर प्लस बीटा। ये एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल रिमोट इंटीरियर के सम के बराबर होता है, ये तो समझते हो ना। कोई अगर ट्रायंगल है, मान लेते हैं कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल हो गया तो इनके सम के बराबर होगा। इधर देखोगे ये एक्सटीरियर हो गया, इनके सम के बराबर होगा। इधर देखोगे ये एक्सटीरियर हो गया तो इनके सम के बराबर होगा, ठीक है। सब बेसिक थ्योरी है, सब पहले पढ़ी होगी आपने, सब बहुत सी चीज़ें पीछे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आपको पीछे की चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं भी है तो भी जब मौका लगता है ऐसे मैं बहुत सी चीज़ें पीछे की बताया करता हूँ, आप नोट डाउन किया करिए। तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर को क्या लिख सकते हो, गामा माइनस बीटा। ये हमने आई और आर के टर्म्स में लिख लिया ताकि आई और आर जो मेरे यहाँ है ना, इस इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दूंगा मैं। अब ये वैल्यू जो भी आई है आपके पास आई और आर की, ये आप लिख लीजिए एक लाइन में कि पुटिंग द वैल्यू, आप मान लेते हैं इस इक्वेशन को 1 बोल देते हैं। तो आई की वैल्यू और ये जो तीनों आपके पास आई हैं, इन तीनों को एक साथ सम अप करके हमें क्या करना है, बस अब यहाँ पर आई और आर की जगह ये आई और आर की जो वैल्यू आई वो डाल देना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आई की, आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है, और इसके साथ μ1 मल्टीप्लाइड था, ठीक है, इज इक्वल टू आर की जगह आप गामा माइनस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और μ2 मल्टीप्लाइड था। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है ना। लेट मी सी द विजिबिलिटी, इट्स फाइन। अब मुझे क्या करना है यार, ये गामा अल्फ़ा बीटा ये सब की जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, ये सब मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और देखो हमारा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी से हम लोग करते हैं इसको। अब इसके लिए कुछ तो रब करना ही पड़ेगा, तो एक काम करते हैं ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये h/v, ये गामा को मैं h/r यहाँ लिख दे रहा हूँ, गामा इज इक्वल टू h/r और अल्फ़ा इज इक्वल टू h/-u हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरे पास थोड़ी जगह अवेलेबल हो जाएगी और मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ठीक। ये सब मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, अब जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं इस इक्वेशन में डाल दो। तो अल्फ़ा की जगह आप h/, तो आप लिख लीजिए, मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे μ1 मल्टीप्लाइड है ना, और इसमें आपने अल्फ़ा प्लस गामा लिखना है। तो अल्फ़ा है आपका h/-u प्लस गामा है आपका h/r इज इक्वल टू μ2, और यहाँ पे लिखेंगे आप गामा माइनस बीटा, तो यानी h/r माइनस h/v, ठीक है, बीटा है चूँकि। अब एक काम करो, h यहाँ से कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, पूरे h को सीधे कैंसिल कर दो यार, हटा दो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा μ1, या अंदर μ1 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, सबसे बढ़िया तरीका। आप लिख लीजिए μ1/-u प्लस μ1/r इज इक्वल टू μ2/r माइनस μ2/v लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब एक काम करो, r को एक साइड और तो μ2/v ये पूरी चीज़ आप इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा ये, और ये μ1/r वाला पार्ट आप उधर ले जाइए। तो अगर आप इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा μ2/v, और ये माइनस, क्योंकि ये तो माइनस में था ना, μ1/u इज इक्वल टू μ2/r, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस μ1/r। समझ में आई बात ये। अब ये चूँकि r सेम है तो आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली μ2 - μ1/r, ठीक है। ये समझ में आया।
तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर आपकी स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स थी, रेयर से डेंसर में जा रहे थे आप, याद रखिएगा, रेयर से डेंसर में जा रहे थे आप, है ना। अभी हम ये कॉन्वेक्स सरफेस के लिए दिखाएं, हम कॉन्केव के लिए भी दिखा देते हैं, पहले फॉर्मूला नोट करो, ठीक है। एक काम और कर सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। मान लेते हैं कि अगर तुमको इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है, केवल दिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ये दिया हुआ है, मतलब μ2 और μ1 अलग अलग ना देके आपको μ2 दिया है विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो वो क्या कर सकते हो यार, यहाँ अगर तुम इस फॉर्मूले में अगर तुम μ1 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा भाई, μ2 बाई μ1 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, ऐसे कॉमन लेना आता है कि नहीं, 1/u। समझ में आ रही है ये चीज़ कि मैंने क्या कहा, μ1 अगर कॉमन लिया तुमने तो ये μ2 बाई, यार इससे मल्टीप्लाई करके देखो ना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो μ1 कट जाएगा, केवल μ2 बचेगा और यहाँ पे -μ1 हो जाएगा। वही चीज़ है, ऐसे भी कॉमन लिया जाता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। और उधर अगर तुम कॉमन लोगे तो वो हो जाएगा μ1, उधर भी कॉमन लोगे तो हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 -1 और अपॉन r तो है ही। अब μ1 दोनों साइड से काट देना, ये μ2 अपॉन μ1 यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुम्हें चाहिए था, तो दैट अपॉन v -1 अपॉन u इज इक्वल टू दैट, ये जो दिया हुआ है इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आपको एयर के रिस्पेक्ट में चाहिए, वैसे भी आपको ये फॉर्मूला पता है ना, बहुत जगह ऐसे दिया होता है इसलिए कह रहा हूँ। अब जल्दी से मैं कॉन्केव सरफेस पे भी देख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो कॉन्केव सरफेस के लिए बड़ा इजी है, अब की बार जो मीडियम में जा रही है उसकी सरफेस, यानी वही बात है कि मीडियम वैसा ही है, उसी प्रकार का मीडियम है, लेकिन अब की बार उसने क्या किया है कि इसकी जो सरफेस काट दी है, ग्लास का मीडियम था, इस तरह जो सरफेस ऐसी काटी है वो कॉन्केव टाइप की काट दी। मैं तो इसको थोड़ा सा और कर्वी बना देता हूँ, ठीक से बना नहीं है, इस प्रकार की कॉन्केव सरफेस है ना, ठीक है, ये कॉन्केव सरफेस है। फिर से वही काम करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, ये इसका पोल होगा, मान लेते हैं कि स्फीयर का हिस्सा है, इसको और बढ़िया बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सेस खींचते हैं, खींच गई, मान लेते हैं स्फीयर का हिस्सा है तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मान लेते हैं कहीं पे होगा, ये मान लेते हैं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, ठीक है। अब देखो यार, ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखा मैंने, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमें वही काम करना है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए, देखते हैं कहाँ बनती है, ठीक है। ये μ2 मीडियम है, ये μ1 मीडियम है, ठीक। यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंकते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं कहीं पे फेंक लेते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट तक आती है, मैं इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारी इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक, कोई कन्फ्यूजन। अब आप इस पॉइंट पर नॉर्मल खींच दीजिए, ये नॉर्मल बन गया भाई, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इंसिडेंट रे है, जो एंगल ये बना रही होगी आपको पता है, ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही होगी। अब ये रे ऐसे जा रही है, अब देखो ये डेंसर मीडियम में जा रही है ना, तो आपको पता है कि रे जब डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक। तो तुमने एक सीधी फेंकी थी, ये ऐसे चली गई होगी सीधे, तो ये और ये रो दोनों रिफ्रैक्शन के बाद ऐसी दिखाई दे रही हैं, तो यार ये तो डाइवर्ज हो रही है, इट मीन्स दैट दे वुड हैव गॉन इंटरसेक्टेड बिफोर, so you have to find the intersection point by just producing this refracted ray backward. So when you are going to produce this ray backward, ये वाली रे जो तुम्हारी रिफ्रैक्ट हुई है इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो पाओगे कि यहाँ पे इस जगह पे ये इमेज बन रही होगी। समझ में आई बात? तो ये वाली रे, ये ध्यान देना, ये वाली रे इस प्रकार से, ये मैं रे ऐसे ऐसे बना देता हूँ ये, और फिर उसके बाद ये रिफ्रैक्टेड हो गई है ना, इस प्रकार से ये, ठीक है। तो इसकी बैकवर्ड प्रोड्यूस करके इमेज मिली, वही काम करो यार। अब ये जो नॉर्मल से बना रही होगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर ये रिफ्रैक्शन एंगल होगा तो इसको देखो, ये वर्टिकली अपोजिट, ये वाला इतना वाला भी, इसको भी आप चाहें तो आर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना आर, इतना वाला भी आर होगा। फिर वही बात जैसा वहाँ किया था, याद करिए, ऑब्जेक्ट जो एंगल से बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस उसको अल्फा मानिए, जो इमेज बना रही है उसको बीटा मानिए, जो रेडियस, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बना रही है उसको गामा मानिए, ठीक। कोई कन्फ्यूजन? ड्रॉप करो यहाँ से एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इस प्रकार से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया h, ठीक। यहाँ पे वही काम, सब कुछ वही काम जो अब तक किया था हमने। अब देखो मैं सबसे बढ़िया काम ये कर रहा हूँ, सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मैं नाम दे देता हूँ O, ये P है, इसको हम लोग
क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल ओ क्यू एच देखेंगे और फिर ट्रायंगल ओ, देखिए ओ क्यू एच देखेंगे, फिर ट्रायंगल आई क्यू एच देखेंगे, फिर एंगल सी क्यू एच देखेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर को और सीधा कर दो, यहाँ कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि हमने ये कर्व ज़्यादा बना के आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको देखने में आसानी हो, वरना फिगर बहुत हौश पौश हो जाता, दैट्स वाई। लेकिन ये बता दूं, ये लेंथ कुछ भी नहीं है, इट इज़ नथिंग बिकॉज द कर्वेचर इज़ वेरी स्मॉल। आई हैव जस्ट मेक इट मोर कर्वी just to simplify the problem so that it can be easier for you to understand and see the figure clearly, okay, otherwise it wouldn't have been visible quite clearly। तो ये बात याद रखिए। तो फिर से वही काम करना है, tan अल्फ़ा tan बीटा, अब मैं थोड़ा इजी कर दे रहा हूँ इसको, tan गामा, ठीक है। तो आप ये बात करिए, ये ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल समझ में आ रहा है ना। tan अल्फ़ा कहाँ देखोगे, tan अल्फ़ा की वैल्यू परपेंडिकुलर, मैं ट्रायंगल नहीं लिख रहा हूँ, वो सब अपने से लिखिए आप। ट्रायंगल ओ क्यू एच लिखोगे एक बार, एक ओ क्यू आई क्यू एच लिखोगे और सी क्यू एच लिखोगे। तो tan अल्फ़ा को हम लोग अल्फ़ा लिख सकते हैं, वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर एच और बेस ये वाली लेंथ, अब ये वाली लेंथ तो ये लेंथ तो सेम है, तो ये है कितना, आपको पता है कि ये वाली लेंथ जो होगी ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ये इमेज की लेंथ है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। यानी ये अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये मैं tan अल्फ़ा यहाँ नीचे लिख देता हूँ, tan अल्फ़ा, और ये लाइन मिटा देता हूँ ताकि यहाँ से आपको वो बना के दिखा सकूँ। ये आपकी इमेज की लेंथ होगी और ये आपकी ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। tan अल्फ़ा tan बीटा, tan गामा को हम लोग, tan बीटा को बीटा लिख लीजिए, tan गामा को गामा लिख लीजिए, tan अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख लीजिए, सिंपल तरीका। tan बीटा, बीटा जो होगी वैल्यू tan बीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी उसको h अपॉन यू लिख लीजिए, सॉरी tan बीटा को h अपॉन दिस लेंथ यानी कि v लिख लीजिए। अब h पॉजिटिव ऊपर की ओर नाप रहे हो और ये लेंथ तुम जो है लेफ्ट की ओर नाप रहे हो, है ना। हम लोग एक्सेस में देखते हैं ना, ऊपर की ओर नापने वाला पॉजिटिव, लेफ्ट की ओर नापने वाला नेगेटिव, ठीक। तो लेफ्ट की ओर जो नाप रहे हो ये लेंथ जो होगी, ये v जो होगी वो उसको नेगेटिव लिख लो। इसी प्रकार से tan अल्फ़ा और tan गामा को भी लिख लो। tan गामा को या गामा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन ये वाली लेंथ, यानी इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने कह रखा। ये लेंथ तो ये लेंथ लगभग सेम है, उसको एज्यूम करके चलो, है ना। वो तो कर्व तुमको दिखाने के लिए बनाया है, बहुत हल्का कर्व होता है, नहीं समझ में आएगा तुमको, लो एक ही पॉइंट दिखाई देगा, ऐसा लगेगा एकदम ये दोनों कुछ भी नहीं है। ठीक है, गामा की वैल्यू लिखो h अपॉन r, ठीक है। r को भी नेगेटिव लोगे चूँकि ये भी लेंथ नेगेटिव है, u v r तीनों नेगेटिव हैं क्योंकि सब कुछ हम लोग मिरर से लेफ्ट नाप रहे हैं, सॉरी हम लोग कर्व पोल से हम लोग लेफ्ट नाप रहे हैं, ठीक है। और tan अल्फ़ा, अल्फ़ा को आप h अपॉन माइनस यू लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, h पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। फिर से वही काम, सारा कुछ काम वही है, यानी कि आपको स्नेल्स लॉ लगानी है। ये μ1 है और ये μ2 है, ठीक है। ये वाला मीडियम μ2 है, ये वाला मीडियम μ1 है। तो साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू μ2 ओवर μ1, क्योंकि डेंसर में जा रही है, रेडियस जा रही है। साइन i को i लिख सकते हैं क्योंकि एंगल छोटे हैं, i बाई आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। इतना तो आप समझ में आ ही गया होगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो i इंटू μ1 इज इक्वल टू r इंटू μ2। समझ में आई बात। अब फिर से वही एक्सटीरियर एंगल वाला काम बचा रह गया, उसको कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ट्रायंगल लिख दे रहा हूँ। अब आप ट्रायंगल देखिए, ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूँ। अब आप ट्रायंगल देखिए ओ क्यू और ये वाले को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा है, तो ओ ट्रायंगल ओ क्यू सी में देखिए, ओ क्यू सी, तो इसमें जो है ये गामा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर गामा की जो वैल्यू होगी, गामा की वैल्यू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है, इतनी वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू आई है, तो आई प्लस अल्फ़ा के बराबर होगा। अल्फ़ा प्लस आई लिख लो, ठीक है। और ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल अब की बार ट्रायंगल लो ये वाला, इसमें तुम्हारा आर आ जाए, तो यानी आई क्यू सी ले लो। तो आई क्यू सी लोगे तो यहाँ गामा की वैल्यू तुम ये छोटा सा एंगल आर प्लस बीटा लिख सकते हो, गामा की वैल्यू आर प्लस बीटा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आई को और आर के टर्म्स में तुम लिख लो यहाँ पे, तो आई को तुम लिख सकते हो गामा माइनस अल्फ़ा, है ना। तुम आई को लिख सकते हो गामा माइनस अल्फ़ा, और आर को क्या लिख सकते हो भाई, गामा माइनस बीटा। तो एक काम करो, ऐसे लिख लीजिए, मैं डायरेक्टली आर के टर्म्स में लिख रहा हूँ। आर को लिख सकते हैं आप गामा माइनस बीटा। अब आप ये आई और आर की जो वैल्यू आई है
वो आप यहाँ पुटअप कर दीजिए, आई की और आर की, ठीक है। पुटअप करिए यार। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं उधर लिख दे रहा हूँ आपको, वहाँ थोड़ी जगह अवेलेबल है अपने पास। तो देखिए क्या करेंगे, आई की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे गामा माइनस अल्फ़ा, तो गामा माइनस अल्फ़ा म्यू वन को ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू आर को हम लोग लिखेंगे गामा माइनस बीटा म्यू टू, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब सॉरी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो म्यू वन इंटू गामा माइनस, या एक काम करो पहले तुम सिंपली पहले यहाँ पर गामा अल्फ़ा बीटा ये सब की वैल्यू जो यहाँ पाए मिली है आपको, ये आप रख दीजिए। गामा की वैल्यू एच अपॉन माइनस आर है, तो आपने लिखा एच अपॉन माइनस आर, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू एच अपॉन माइनस यू है, तो एच अपॉन माइनस यू, ठीक है। म्यू वन ऐसे लिख रहे दीजिए, फिर वही बात है एच अपॉन माइनस आर गामा की वैल्यू माइनस एच अपॉन माइनस वी, ठीक है, म्यू टू, ठीक। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया होगा, तो प्लस कर देते हैं इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, प्लस कर देते हैं, ठीक है। एच एच पूरे में से काट दो, चूँकि कॉमन ले सकते हो दोनों साइड से, ठीक। तो अब जो बच के आएगा वो क्या आएगा, देखो अब मैं इसको मिटा दूँ, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। कुछ चीज़ नहीं देखा है तो पॉज करके आप पीछे नोट कर सकते हैं। अब आप लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे सीधे म्यू वन माइनस अपॉन आर और प्लस म्यू वन ओवर यू इज इक्वल टू म्यू टू ओवर माइनस या माइनस म्यू टू ओवर आर, है ना, माइनस में प्लस म्यू टू ओवर वी। अब आप सिंपल सा काम यार ये कीजिए, बड़ा सिंपल सी बात है, आप क्या करिए भाई, इसको उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। तो जब इसको इधर ले आएंगे, या तुम एक काम करो सीधे, तो इसको तुम इधर ले आओ, तुम ये म्यू टू अपॉन वी है म्यू वन, तो इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, ध्यान रखना कि इसको कहाँ कहाँ ले आए। तो ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन आर माइनस, ये तो है ही अपनी बात, म्यू वन अपॉन आर, और म्यू टू अपॉन वी, जब इसको उधर ले गए होगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू वन ओवर यू, हो गया ना। फिर से वही बात है कि आर आर सेम है तो एलसीएम हो जाएगा ये, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इसकी म्यू टू। तो आप गौर कीजिए, देखिए फॉर्मूला वही आया है ना। अब मैं यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये बड़ा गौर से आप देखिए, दोनों ही केस में देखा आपने फॉर्मूला डिराइव करके कि जब भी रेयर से डेंसर ये जा रही है, अच्छा ये फ़र्क आप ध्यान दीजिए, जब भी रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से डेंसर जब भी लाइट जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप रेयर से डेंसर जाने पे, नोट डाउन कीजिए। हाँ अभी मान लेते हैं अगर डेंसर से रेयर जा रही होती, मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैं ज़रा इसको रब कर दूँ, मान लो डेंसर से रेयर जा रही होती, मान लेते हैं कि अब की बार हमारा ये मीडियम डेंसर होता, सेम ऐसे ही कुछ रखते हैं हम लोग, मान लेते हैं ऐसे ही मीडियम बना लेते हैं, लेकिन अब की बार ये ग्लास है, ये ग्लास है मान लेते हैं, ठीक है, ये ग्लास है, ये ग्लास है, तो ये म्यू टू का है, ये म्यू वन का है। अब की बार मैं केवल फिगर बनाऊंगा, मैं पूरा फॉर्मूला डिराइव नहीं करूँगा, मैं बस दिखा रहा हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से आपने लाइट फेंकी, ठीक है, इसका आप सेंटर ऑफ कर्वेचर का मान लेते हैं ये बना दीजिए, ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो लाइट डेंसर में जाएगी तो आपको पता है कि जब ये डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ना, आपको पता है कि अब देखिए यहाँ से ये गई, अब आपको पता है डेंसर रेयर जब लाइट जाती है तो कैसे होती है, नॉर्मल से भी बेंड होती है, तो नॉर्मल से भी बेंड हो जाएगी इस तरीके से। तो देखो ये एक रे ये है और एक रे ये गई है, तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी आपकी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, ठीक है, ये लेंथ अगर आपकी v हो गई, ये लेंथ आपकी u हो गई, और ये लेंथ तो आपकी r है ही, ठीक है। अब आप फिर से वही चीज़ है, अपने से आप डिराइव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये जो इंसिडेंट थी ये I बना रही थी, ये एंगल R होगा आपका, ठीक है, तो
अब ये वाले ट्रायंगल में लोगे तो आई की वैल्यू ये प्लस ये, अब वही बात है, ये इसने अगर अल्फा एंगल बना रहा है, इमेज अगर बीटा बनाती है, ये अगर गामा बनाता है, तो देखो ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये आप चाहें तो नाम दे सकते हैं। अब की बार जो फॉर्मूला डिराइव होगा ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, ये नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये O है, ये I है, ये R है, इस पॉइंट को नाम P दे देते हैं, इस वाले को, ठीक है। तो आप OPR में देखिए ट्रायंगल OPR, तो OPR देखोगे तो I तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, I की वैल्यू होगी दिस गामा प्लस अल्फा, ठीक है। तो आप लिखोगे गामा प्लस अल्फा। मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए ये डेरिवेशन, बस वही रेयर से डेंसर वाला याद रखना, एक कॉन्वेक्स सरफेस का, एक कॉन्केव का। ये तो मैं बताने जा रहा हूँ कि फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, जब अगर डेंसर से रेयर का केस हो जाता तो क्या होता, पॉसिबिलिटी तो बन रही है ना। तो आई की वैल्यू आप इस ट्रायंगल से ये दे सकते हैं, इसी प्रकार से इन ट्रायंगल, ये वाला देखो ट्रायंगल, ये IPR, तो IPR में अगर देखोगे तो यहाँ पर ये जो R की वैल्यू है ये गामा प्लस बीटा हो जाएगा, R की वैल्यू जो होगी कि वो हो जाएगी गामा प्लस बीटा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब वही बात है, अगर यहाँ तुमसे कोई tan अल्फ़ा कहे तो tan अल्फ़ा जिसको तुम अल्फ़ा कहोगे, मैं जल्दी से डिराइव करता हूँ कि आपको बाकी सब चीज़ें पता है। तो आप ये जानते हैं कि इसको आप H अपॉन, तो आप वही बात है कि H अपॉन और ये वाली लेंथ लोगे, है ना, तो ये हो जाएगा H अपॉन U और माइनस हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा आप समझना, ये नहीं बताऊंगा। आप बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी लेफ्ट काउंट कर रहे हो तो ये भी नेगेटिव लेंथ है, ये हो जाएगी H अपॉन माइनस V, ठीक है। और इसी प्रकार से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, गामा की वैल्यू हो जाएगी H अपॉन पॉजिटिव R, H अपॉन पॉजिटिव R। फिर से वही बात, साइन I अपॉन साइन R, तो लिखोगे तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, कहाँ जा रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 में जा रहे हो, ठीक है, तो μ1 अपॉन μ2, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा, इसको लिखोगे I बाई R इज इक्वल टू μ1 बाई μ2, तो देखो ये हो जाएगा I μ2 इज इक्वल टू R μ1 हो जाएगा ना, ठीक है। ये बात समझ आई, ये μ2 मीडियम का है, वो सब छटा दो, चलो ये बात समझ में आई। अब I और R की जगह ये जो वैल्यू यहाँ निकाले हो डाल दो यार यहाँ पे, तो I की वैल्यू R अल्फ़ा प्लस गामा है, तो अल्फ़ा प्लस गामा टाइम्स μ2 इज इक्वल टू R की वैल्यू गामा प्लस बीटा इंटू μ1। समझ में आई बात। अब अल्फ़ा बीटा गामा की यार यहाँ से जो वैल्यू निकाले हो खटाखट डालो जरा, अल्फ़ा की वैल्यू H अपॉन माइनस यू, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो H अपॉन माइनस यू, ठीक है, प्लस गामा की वैल्यू तो H अपॉन R होती है, R क्या है, पॉजिटिव ही है, ये हो गया μ2 इज इक्वल टू, फिर वही बात है H अपॉन R पॉजिटिव गामा, और बीटा की वैल्यू हो गई H अपॉन प्लस बीटा आपका H अपॉन माइनस वी है, माइनस वी रख लो ऐसे, ठीक है, और यहाँ μ1 मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना। अब आप H सबको काट दीजिए, देखो 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 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ये सब जान चुके हो तुम, ठीक है, नहीं जान चुके हो तो पॉज करके देखना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 ओवर R इज इक्वल टू μ1 ओवर R माइनस μ1 ओवर V। समझ में आई बात। अब ज़रा गौर से देखो यार, अब तुम एक काम करो, इस μ1 को तुम इधर ले आओ, μ1 अपॉन V वाले को, और इस वाले R को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा μ1 ओवर V, और ये तो माइनस μ2 ओवर U था, इज इक्वल टू उधर जाएगा, तो μ1 ओवर R माइनस μ2 ओवर R, जिसको चाहो तो फिर एलसीएम लेके क्या लिख सकते हो, μ1 माइनस μ2 ओवर R। अब देखो यहाँ पे फ़र्क देखो, अब की बार डेंसर से रेयर जा रहे थे, डेंसर से रेयर जा रहे हो, तो वहाँ पर फॉर्मूला पलट गया, वो μ2 अपॉन V था, ये μ1 अपॉन V है, μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। फ़र्क अब याद रख लेना, ये डेंसर से रेयर का है, और वो जो फॉर्मूला था μ2 अपॉन V, मैं लिख ले रहा हूँ चाहे को, अब आप दोनों को लिख सकते हैं यहाँ पे, वो μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, वो रेयर टू डेंसर था। तुरंत नोट करो इसको, ऐसे ही प्रॉब्लम लगानी है बड़ी इजीली। डेंसर से रेयर जा रहे हैं, कोई रेयर डेंसर जा रहे हैं, बार बार मैं यही वर्ड यूज़ करूँगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखवा देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये बात से परेशान मत हो कि ऑब्जेक्ट कैसा है, कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, कि कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्ट पास रखा हो दूर रखा हो तो कहीं वर्चुअल कहीं वो, मैं समझा दे रहा हूँ क्या मैं कहना चाहता हूँ। मैं पहले इसको मिटा रहा हूँ,
पहले मैं ये कह रहा हूँ ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूँ रेयर से डेंसर μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन r, दैट्स फाइनल। डेंसर टू रेयर μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। तो याद रखना, अगर रेयर से डेंसर जा रही है लाइट तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है, याद रखो। और अगर डेंसर से रेयर जा रही है, ये जरूर याद रखना, इससे गलती नहीं करना, तो μ1 ओवर v माइनस μ2 ओवर u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 ओवर r, ठीक यार, ये याद रखना, इसको भूलना नहीं। इसी को मैं बार बार लगवाऊंगा, बार बार इसको दिखवाऊंगा मैं तुमको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुमको? अब देखो, मैं जो और कहना चाह रहा था कि तुमको रियल और वर्चुअल इमेज की चिंता नहीं करनी है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, अभी ये रिफ्रैक्टिव सरफेस था, आपको पता है, आपको याद होगा कि ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है। पेन नहीं काम कर रहा है बढ़िया से, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा रहता था, यहाँ से आप एक लाइट फेंकते थे, ठीक है। इस प्रकार से इसका नॉर्मल था, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती तो इमेज यहाँ बनाती थी ना, रियल इमेज बन रही थी कि नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली मीट करके बन रही है, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों का। अगर ये ऑब्जेक्ट तुम पास रख देते ना यार, तुम यहाँ कहीं रख देते, इस जगह मान लें ऑब्जेक्ट रख देते, जरा देखो क्या होता, ठीक है। मान लेते हैं उसी पॉइंट पे पहुँच रही है, यहाँ नॉर्मल बनाया मैंने, ठीक, नॉर्मल बनाया तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, लेकिन कितना बेंड होगी यार, अगर थोड़ा सा बेंड भी होगी ना तो भी उधर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो पाओगे कि यहाँ इमेज बन रही है। तो भले ही रेयर से डेंसर जा रही हो, कहीं रियल बन सकती है, कहीं वर्चुअल बन सकती है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा कि तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हो, पास की दूर। लेकिन तुम्हें इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट एनी हाउ। वाई? बिकॉज यू ओनली नीड टू नो वन थिंग, गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू यूज द फॉर्मूला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज on the denser side and the light is incident from it going towards the rarer side, then the formula will be used, that will be μ1 upon v minus μ2 upon u is equal to μ1 minus μ2 upon r. This is the only thing you don't have to think about whether the image is getting formed real or virtual. और ये ज़रूर है कि जब आप क्वेश्चन करें तो आप फिगर ज़रूर बनाएं, फिगर से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। Now by making some figures I am going to clarify everything whatever I have said till now, okay?